नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो BSc पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर फर्स्ट का 7वां लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम आर्गुमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज शेष रह गई थी उनका अध्ययन करेंगे। साथ के साथ हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की अन्य कॉम्प्लेक्स नंबर्स की दो प्रॉपर्टीज का भी अध्ययन करेंगे। एक तो कौन सी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, और एक है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। कहने का मतलब है किसी भी सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण किस प्रकार से किया जाता है। ठीक भाई, जिसमें भी बहुत सारे केसेस हैं, उन केसेस का भी हम अध्ययन करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले लेक्चर की शुरुआत हम करते हैं आर्गुमेंट की जो शेष प्रॉपर्टी थी, लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 उसके सॉल्यूशन से। ठीक भाई, तो देखिए आपके आर्गुमेंट की लास्ट जो भी प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि अगर किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सम और डिफरेंस का मॉडुलस, किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सम और डिफरेंस का मॉडुलस सेम है, तब उनके आर्गुमेंट में डिफरेंस कितने का होगा, या तो π/2 का होगा या 2n+1 × π/2 का होगा। ठीक भाई, आपको क्या शो करना है कि अगर किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सम और मॉडुलस का डिफरेंस सम और डिफरेंस का मॉडुलस इक्वल है, तो उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आर्गुमेंट में कितने का डिफरेंस होगा, या तो π/2 का डिफरेंस होगा या फिर 2n+1 × π/2 का होगा। ठीक भाई, तो देखिए कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आगे वही दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं और किस फॉर्म में लेने हैं, आपको पोलर फॉर्म में दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं। ठीक भाई, तो देखिए माना Z1 बराबर R1 × cos θ1 प्लस आयोटा sin θ1 तथा Z2 बराबर R2 × cos θ2 प्लस आयोटा sin θ2। कोई दो सम्मिश्र संख्याएं, कोई दो या फिर ध्रुवीय रूप में कोई दो सम्मिश्र संख्याएं। ठीक भाई, ध्रुवीय रूप में कोई दो सम्मिश्र संख्याएं हैं। ठीक भाई, क्या है, ध्रुवीय रूप में कोई दो सम्मिश्र संख्याएं हैं। ठीक है, जहां मॉडुलस ऑफ Z1 बराबर R1, मॉडुलस ऑफ Z2 बराबर क्या है, R2 है, तथा आर्गुमेंट ऑफ Z1 बराबर θ1 व आर्गुमेंट ऑफ Z2 बराबर क्या है, θ2 है। ठीक भाई, आर्गुमेंट ऑफ Z1 बराबर θ1 व आर्गुमेंट ऑफ Z2 बराबर θ2 है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, आपको दोनों दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले आपने। अब आपको बताना है कि अगर इनका मॉडुलस सेम है। ठीक भाई, अगर इनका मॉडुलस सेम है तो इनका मॉडुलस अगर सेम है तो इनके आर्गुमेंट में कितने का डिफरेंस होगा, इनके आर्गुमेंट में तो π/2 का डिफरेंस होगा या फिर 2n+1 × π/2 का डिफरेंस होगा। ठीक है भाई, अब देखिए इनका सम क्या होगा। सबसे पहले इनका सम क्या होगा, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम देखो, आपको Z1 + Z2 दिया गया और Z1 - Z2 दिया गया। ठीक भाई, आप ऐसे करो कि आप मान लीजिए कि माना mod Z1 + Z2 बराबर क्या है, mod Z1 - Z2। ठीक भाई, आपको ये दोनों जड़ सिद्ध करने हैं, तो आपको क्या मानना पड़ेगा कि आपने जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर लिए वो इस प्रकार से हैं कि दोनों का सम और डिफरेंस, दोनों के सम और डिफरेंस का मॉडुलस क्या है, इक्वल है। ठीक भाई, आपको क्या करना है कि आपको ये जब सिद्ध करना है तो आपको मानना पड़ेगा कि हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं, हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 लिए हैं वो इस प्रकार से हैं कि उनके सम और डिफरेंस का मॉडुलस क्या है, सेम है। ठीक भाई, तो आपने मान लिया माना Z1 + Z मॉडुलस ऑफ Z1 + Z2 बराबर मॉडुलस ऑफ Z1 - Z2। ठीक है, अब करना क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग करने का। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने के लिए क्या आ रहा है, मॉडुलस ऑफ Z1 + Z2 का होल स्क्वायर बराबर मॉडुलस ऑफ Z1 - Z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है कि मॉड Z² क्या होता है, मॉड Z² होता है Z × Z1। ठीक भाई, क्या होता है
जेड इंटू जेड बार। तो आप इसको लिख सकते हो Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का बार बराबर Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 का बार। ठीक है भाई, आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो। अब आपको पता है Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट किसके बराबर होता है, उनके कंजुगेट के सम के बराबर होता है, और इन दोनों के डिफरेंस का कंजुगेट किसके बराबर होगा, इनके कंजुगेट के डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, देखिए दिस इंप्लाइज Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 बार प्लस Z2 बार बराबर Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 बार माइनस Z2 बार। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है इससे और इसको मल्टीप्लाई करना है इससे। ठीक है, तो देखो क्या आता है, Z1 को Z1 बार से करो, ये आ जाएगा Z1 इंटू Z1 बार प्लस Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z1 बार इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z2 बार। ठीक है भाई, बराबर Z1 इंटू Z1 बार माइनस Z1 इंटू Z2 बार माइनस Z1 बार इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z2 बार। ठीक है, अब आप देखते हो कि बोथ साइड क्या आ रहा है, Z1 इंटू Z1 बार और Z2 इंटू Z2 बार आ रहे हैं, तो आप इनको क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। ठीक है भाई, अब आप देखते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या चीज बच रहा है, Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z1 बार इंटू Z2। ठीक है, और इधर क्या चीज बच रहा है, राइट हैंड साइड माइनस Z1 इंटू Z2 बार माइनस Z1 बार इंटू Z2। ठीक है, आप इस टर्म्स को आप देखते हो, ये भी टर्म सेम है, ये भी सेम है, आप इस टर्म को इधर ले आओ, ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो जाएगा 2Z1 इंटू Z2 बार प्लस 2Z1 बार इंटू Z2 बराबर 0। ठीक है, अब देखते हो दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है भाई, दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा 2 2 इंटू Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z1 बार इंटू Z2। ठीक है, आपको मैंने फॉर्मूला लिखाया था कि Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z1 बार इंटू Z2 किसके बराबर होता है, 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार के बराबर। ठीक है भाई, मैंने क्या लिखाया था आपको, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार के बराबर होता है। ठीक है भाई, किसके बराबर होता है, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार, और ये 2 पहले से ही क्या है, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब आपको पता है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार किसके बराबर होता है, ये होता है आपके R1 R2 इंटू cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ठीक है भाई, किसके बराबर होता है, ये R1 R2 इंटू cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 के बराबर। ठीक है, तो ये देखो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 2 4, ये हो जाएगा R1 R2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 बराबर 0। आपको पता है 4 4 0 के बराबर नहीं है, मॉडुलस भी इनका 0 के बराबर नहीं है। ठीक भाई, अगर मॉडुलस 0 के बराबर हो गया तो 0 का आप डिफरेंस जब उसमें करते हो तो भी कितना आएगा, 0 ही, सिर्फ 0/0 आएगा, जो कि क्या है, अनिर्धारित रूप या अपरिभाषित रूप है। ठीक है भाई, ये दोनों के दोनों मॉडुलस क्या है, 0 नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, जब ये 0 नहीं है तो फिर 0 कौन है, 0 है आपके पास cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 बराबर 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 बराबर 0 है, कहने का मतलब है कि थीटा 1 माइनस थीटा 2 का मान कितना होगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2 का मान होगा तो π/2, या फिर क्या होगा 2n+1 इंटू π/2। ठीक है, या तो क्या होगा, इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल होगा, या तो इनके बीच का एंगल होगा π/2, या फिर इनके बीच का एंगल होगा 2n+1 इंटू π/2। ठीक है भाई, तो आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज थीटा 1 माइनस थीटा 2 बराबर π/2, या थीटा 1 माइनस थीटा 2 बराबर 2n+1 इंटू π/2। ठीक है, तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया। जो भी मैं आपको सिद्ध करना था कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 किसके बराबर होना चाहिए, या तो π/2 के बराबर होना चाहिए, या फिर 2n+1 इंटू π/2 के बराबर। अब थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा π/2, या ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 बराबर
2n+1 इंटू π/2। ठीक है, अब देखो ये आपका कंप्लीट हो गया रिजल्ट। ठीक है भाई, ये आपका कंप्लीट हो चुका। अब उसके पश्चात नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कहने का मतलब है किसी भी सम्मिश्र संख्या का मुख्य पूर्णांक। अभी तक आपने पूर्णांक के बारे में पढ़ा था, आर्ग्यूमेंट के बारे में, अब आप पढ़ेंगे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के बारे में कि किसी भी सम्मिश्र संख्या का मुख्य पूर्णांक क्या होता है। ठीक भाई, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका नेक्स्ट है सम्मिश्र संख्या का मुख्य पूर्णांक। ठीक भाई, सम्मिश्र संख्या का मुख्य पूर्णांक या प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक भाई, या प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक भाई, आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। अब देखिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो देख लीजिए। ठीक भाई, मैंने आपको लिखाया था, एक नोट लिखाया था कि यदि थीटा किसी भी सम्मिश्र संख्या का पूर्णांक है तो 2n प्लस थीटा भी क्या होगा, उस सम्मिश्र संख्या का पूर्णांक। कहने मतलब है अगर सम्मिश्र संख्या का पूर्णांक एग्जिस्ट है, एक है, कहने मतलब है अगर किसी सम्मिश्र संख्या का एक पूर्णांक एग्जिस्ट है तो उसके कितने पूर्णांक एग्जिस्ट होंगे, अनंत पूर्णांक एग्जिस्ट होंगे। कहने मतलब है अगर थीटा एग्जिस्ट है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो उसके लिए पूर्णांक की वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट पूर्णांक होंगे। ठीक है भाई, उसके पास कितने पूर्णांक होंगे, अनंत पूर्णांक होंगे। ठीक है, और ये कितने किसके बराबर होंगे, अनंत पूर्णांकों का मान। इन अनंत पूर्णांकों का मान आप फाइंड आउट करोगे 2n प्लस थीटा से। ठीक है भाई, किससे फाइंड आउट करोगे, 2n प्लस थीटा से फाइंड आउट करोगे, जहाँ पे n किसको बिलोंग करेगा, जहाँ पे each n बिलोंग करेगा सेट ऑफ इंटीजर्स को। ठीक है, अब देखिए आपको मुख्य पूर्णांक की बात करनी। ठीक है भाई, बात तो पूर्णांक की करनी है, लेकिन अब की बार आपको पूर्णांक की बात करनी है, लेकिन आपको पूर्णांक की वह वैल्यू लेनी है जो कि एक रेंज के अंदर। ठीक भाई, आपको पूर्णांक की एक ऐसी वैल्यू लेनी है जो कि किसी न किसी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन को अगर वो सेटिस्फाई करे। ठीक भाई, किसी भी सम्मिश्र संख्या का पूर्णांक अगर एक निश्चित समीकरण को सेटिस्फाई करे तो वो पूर्णांक क्या कहलाता है, उस सम्मिश्र संख्या का मुख्य पूर्णांक कहलाता है। ठीक भाई, और वो निश्चित समीकरण कौन सी होती है, वो निश्चित समीकरण होती है -π लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू π। ठीक भाई, कहने का मतलब है कि आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर x प्लस आयोटा y। ठीक भाई, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर x प्लस आयोटा y, जहाँ पे x और y क्या है, रियल नंबर्स हैं, और आयोटा बराबर क्या है, √-1। ठीक है भाई, अगर इस सम्मिश्र संख्या का पूर्णांक इस असमीका को संतुष्ट करे। ठीक भाई, इस सम्मिश्र संख्या का पूर्णांक इस असमीका को संतुष्ट करे तो वो पूर्णांक क्या कहलाता है, वो पूर्णांक कहलाता है मुख्य पूर्णांक, जिसको किस प्रकार से लिखते हैं, जिसको लिखते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z से। ठीक भाई, किससे लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z से। ठीक है, और आपको पता है थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ है, थीटा की वैल्यू -π से तो बड़ी है, लेकिन लेस देन इक्वल टू क्या है, +π के बराबर है। ठीक है भाई, ध्यान रखना है, ये तो पूर्णांक को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके द्वारा ये तो है पूर्णांक, जबकि ये क्या है, मुख्य पूर्णांक। ठीक भाई, दोनों में डिफरेंस याद रखना, दोनों को रद्द करने का सिंबल अलग है। यहाँ पे जब भी आप पूर्णांक की बात करोगे तो आर्गुमेंट ऑफ z के जितने शब्द हैं वो किसमें होंगे, स्मॉल लेटर में, जबकि प्रिंसिपल आर्गुमेंट आप इस प्रकार से लिखोगे। ठीक भाई, और ध्यान रखना डेफिनेशन क्या होगी, किसी भी सम्मिश्र संख्या के पूर्णांक का वह मान जो कि इस इक्वेशन को पालन करे, जो कि इस असमीका का पालन करे, वो क्या कहलाता है, मुख्य पूर्णांक कहलाता है। ठीक भाई, क्या कहलाता है, मुख्य पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपकी सम्मिश्र संख्या का मुख्य पूर्णांक हो गया। अब देखो भाई, आपने पूर्णांक की बात करी, मैंने आपको नोट लिखाया था कि अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर थीटा है, अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर थीटा है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा, 2n π प्लस
थीटा होगा। ये मैंने आपको लिखाया था एक नोट के अंदर, ठीक भाई, कि अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बराबर थीटा था तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा, 2n प्लस थीटा भी उसका आर्गुमेंट होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोणांक की जब बात करते हैं तो कोणांक के कितने मान होते हैं, किसी भी सम्मिश्र संख्या के कोणांक के कितने मान होते हैं, कोणांक के मान होते हैं अनंत, ठीक भाई। कोणांक का मान कितना होता है, कोणांक के मान होते हैं अनंत, जबकि मुख्य कोणांक का मान कितना होता है, यूनिक होता है, ठीक भाई। मुख्य कोणांक का मान कितना होता है, एक होता है, मतलब यूनिक होता है, मतलब किसी भी सम्मिश्र संख्या के लिए केवल एक ही मुख्य कोणांक एग्जिस्ट है, दो मुख्य कोणांक नहीं है। हाँ, ये कह सकते हो किसी भी सम्मिश्र संख्या के एक से अधिक कोणांक हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कोणांक तो एक ही होगा, ठीक है भाई। जिसका मान किस पर डिपेंड करेगा, जिसका मान डिपेंड करेगा कि वो सम्मिश्र संख्या किस क्वाड्रेंट में स्थित है, कहने का मतलब है वो सम्मिश्र संख्या सम्मिश्र समतल के या सम्मिश्र तल के कौन से चतुर्थांश में स्थित है, ठीक भाई। कोणांक, मुख्य कोणांक का मान इस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है भाई। मुख्य कोणांक की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, मुख्य कोणांक की वैल्यू इस बात पर भी डिपेंड करती है कि वो सम्मिश्र संख्या सम्मिश्र समतल के किस चतुर्थांश में स्थित है, ठीक भाई। वो सम्मिश्र संख्या सम्मिश्र समतल के किस चतुर्थांश में स्थित है, इस बात पर भी निर्भर करती है, ठीक भाई। तो उसके आधार पे आपके पास चतुर्थांश कितने होते हैं सम्मिश्र समतल में, 4, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट के मान भी कितने होते हैं, अलग अलग क्वाड्रेंट के सम्मिश्र संख्या वाले अलग अलग होते हैं, जिनके मान मैं आपको लिखा दूंगा। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखिए, सम्मिश्र संख्या का मुख्य कोणांक या प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देखिए माना z बराबर x प्लस आयोटा वाई एक सम्मिश्र संख्या है, माना z बराबर x प्लस आयोटा वाई एक सम्मिश्र संख्या है, ठीक भाई। क्या है, एक सम्मिश्र संख्या है, जहां एक्स वाई किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर्स को, और आयोटा बराबर क्या है, अंडर रूट माइनस 1, ठीक है। अब देखिए ये सम्मिश्र संख्या का कोई ना कोई पूर्णांक भी होगा, ठीक भाई। तथा माना z बराबर x प्लस आयोटा वाई का, तथा माना z बराबर x प्लस आयोटा वाई का पूर्णांक क्या है, थीटा है, ठीक भाई। पूर्णांक क्या है, थीटा है। दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर क्या है, दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर थीटा, ठीक है। तब सम्मिश्र संख्या के कोणांक थीटा का मान, तब सम्मिश्र संख्या के कोणांक थीटा, या तब सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयोटा वाई का पूर्णांक, z बराबर x प्लस आयोटा वाई का पूर्णांक मुख्य कोणांक कहलाता है, मुख्य कोणांक कहलाता है यदि यह निम्न असमीका को संतुष्ट करे, ठीक भाई। यदि यह निम्न असमीका को संतुष्ट करे, ठीक भाई। यदि यह निम्न असमीका को संतुष्ट करे, ठीक भाई, निम्न असमीका को संतुष्ट करे, ठीक है। दैट इज माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई, ठीक है। दैट इज माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू, सॉरी माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई, ठीक है। तो ये आपके प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स की डेफिनेशन होगी, ठीक है। अब देखो नोट लिखिए, सम्मिश्र संख्या का पूर्णांक या सम्मिश्र संख्या का पूर्णांक के मान, सम्मिश्र संख्या के पूर्णांक के मान अनंत होते हैं, ठीक है भाई। सम्मिश्र संख्या के पूर्णांक के मान अनंत होते हैं, जबकि मुख्य कोणांक
जबकि मुख्य कोणांक का मान अद्वितीय होता है। ठीक भाई, जबकि मुख्य कोणांक का मान क्या होता है, अद्वितीय होता है। ठीक भाई, मुख्य कोणांक का मान अद्वितीय होता है। ठीक है, मुख्य कोणांक का मान क्या होता है, अद्वितीय होता है। ठीक है, तो ये आपका नोट हो गया कि किसी भी सम्मिश्र संख्या का कोणांक का मान तो कितना होता है, अनंत। कोणांक के मान तो अनंत होता है, जबकि मुख्य कोणांक के मान कितना होता है, अद्वितीय होता है। ठीक है भाई, आप देखो सम्मिश्र संख्या के जो मुख्य कोणांक होता है वो किस पर निर्भर करता है, वो सम्मिश्र संख्या के सम्मिश्र समतल में स्थित होने वाले चतुर्थांश पर निर्भर करता है। ठीक भाई, तो आप लिख लीजिए किसी भी सम्मिश्र संख्या का मुख्य कोणांक, किसी भी सम्मिश्र संख्या का मुख्य कोणांक, किसी भी सम्मिश्र संख्या का मुख्य कोणांक उस सम्मिश्र संख्या के उस सम्मिश्र संख्या के उस सम्मिश्र संख्या के उस सम्मिश्र संख्या के सम्मिश्र समतल में या सम्मिश्र समतल के चतुर्थांश में स्थित होने पर निर्भर करता है। सम्मिश्र समतल के चतुर्थांश में स्थित होने पर निर्भर करता है। ठीक भाई, चतुर्थांश में स्थित होने पर निर्भर करता है। ठीक है, जिसका मान चारों चतुर्थांशों में निम्न होता है। ठीक भाई, जिसका मान चारों चतुर्थांशों में निम्न होता है। ठीक भाई, जिसका मान चारों चतुर्थांशों में निम्न होता है। ठीक भाई, चारों चतुर्थांशों में निम्न होता है। ठीक है, आप देखिए क्या क्या मान होता है इसके। सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, आपको जो प्रथम चतुर्थांश होता है उसमें देखो, इसका मान प्रथम चतुर्थांश में होता है मुख्य कोणांक का मान हो जाएगा, मुख्य कोणांक का मान कितना होगा, इसका मान होगा 5। ठीक है भाई, मुख्य कोणांक का मान क्या होगा, 5 होगा। लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए, माना z बराबर x प्लस आयोटा y का, माना z बराबर x प्लस आयोटा y का मुख्य कोणांक थीटा है। ठीक भाई, मुख्य कोणांक थीटा है। माना z बराबर x प्लस आयोटा y का मुख्य कोणांक थीटा है। दैट इज प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z बराबर क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z बराबर है थीटा, जो कि बिलोंग कर रहा है किसको, सेमी क्लोज इंटरवल -π to π पे। ठीक भाई, किसको बिलोंग कर रहा है, सेमी क्लोज इंटरवल -π to π का। ठीक है, अब देखिए ये इसका मुख्य कोणांक है जो कि निर्भर कर रहा है, जो कि बिलोंग कर रहा है इस सेमी क्लोज इंटरवल मतलब अर्धसंवृत अंतराल पर। अब इसका मान देखो क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश में इसका मान हो जाएगा, जो प्रथम चतुर्थांश है उसमें इसका मान हो जाएगा क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर हो जाएगा थीटा। ठीक भाई, इसका प्रथम चतुर्थांश में मान कितना हो जाएगा, इसका प्रथम चतुर्थांश में मान हो जाएगा थीटा, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक भाई, प्रथम चतुर्थांश में आपको पता है प्रथम चतुर्थांश के अंदर y भी क्या होता है पॉजिटिव और x भी क्या होता है पॉजिटिव, तो जो आर्गुमेंट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी जाएगी। और आपको पता है प्रथम चतुर्थांश में कोई भी नंबर है, प्रथम चतुर्थांश में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक भाई, मान के चलो ये है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की मूल बिंदु से दूरी तो क्या होगी r, और इस लाइन का x के धनात्मक दिशा में जो कोण बनेगा वो क्या होगा, थीटा होगा। ठीक भाई, ये थीटा होगा, और साथ ही साथ
ये जो थीटा होगा ये कैसा होगा आपको पता है, ये पॉजिटिव होगा, और किससे छोटा होगा, ये छोटा होगा π/2 से। ठीक है भाई, तो कहने मतलब प्रथम चतुर्थांश में जितनी भी सम्मिश्र संख्या होगी उनके पूर्णांक का मान, मुख्य पूर्णांक का मान कितना होगा, थीटा होगा। द्वितीय चतुर्थांश में जो संख्याएं होंगी उनका मान कितना होगा, उनका मान होगा यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का एंगल हो गया पाई, और ये एंगल कितना हो गया, थीटा। तो ये एंगल कितना बच गया, π - थीटा। ठीक भाई, दोबारा से देख लीजिए भाई, आर्गुमेंट ऑफ जेड आप चाहे कुछ भी निकालो, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालो, चाहे नॉर्मली आप आर्गुमेंट निकालो, वो तो किसके बराबर होगा, वो होगा tan - y/x के बराबर। ठीक है, और आपको पता है प्रथम चतुर्थांश में जो भी आपका आर्गुमेंट निकलेगा उसकी वैल्यू क्या, कहाँ से कहाँ के बीच में बिलोंग करेगी, यहाँ से यहाँ तक, मतलब -π से +π के बीच में बिलोंग करेगी। तो जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा वही क्या रहेगा, आपका आर्गुमेंट कहलाएगा, या फिर जो आर्गुमेंट होगा वही प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहलाएगा। वो कैसे होगा वो देख लीजिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो आर्गुमेंट है इसके साथ थीटा, इसका जो आर्गुमेंट होगा वही क्या कहलाएगा, इसका आर्गुमेंट क्या कहलाएगा, थीटा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही कहलाएगा। ठीक भाई, तो आप क्या कह सकते हो, प्रथम चतुर्थांश में जितनी भी संख्याएं हैं उनका पूर्णांक क्या होगा, उनका पूर्णांक थीटा होगा, और मुख्य पूर्णांक भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, अब आपको बताएं यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल कितना होता है, पाई होता है। यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल होता है पाई। ठीक है, मान के चलो कोई सभी संख्या यहाँ पे स्थित है, सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित है, तो वो इस एक्स एक्स के साथ कितना कोण बना रही है, थीटा। यानी मतलब है ये वाला कोण कितना है, थीटा। जबकि आपको किस में चेक करना है, आपको चेक करना है कि किसी भी सम्मिश्र संख्या का पूर्णांक एक्स एक्स की धनात्मक दिशा से मापा गया कोण होता है। तो एक्स एक्स की धनात्मक दिशा तो कौन सी है, ये वाली, और आप एंगल कहाँ से माप रहे हो, ये वाला एंगल माप रहे हो, मतलब आप इस इस डायरेक्शन में एंगल माप रहे हो, जबकि मापना है कि आपको इस एंगल में मापना है, इस डायरेक्शन में आपको एंगल मापना है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, थीटा, ये कंप्लीट कितना है, पाई, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, π - थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा, π - थीटा। इसी प्रकार जो थर्ड क्वाड्रेंट होगा उसके अंदर जो आपका जो क्या नाम से आर्गुमेंट होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब यहाँ से इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ से यहाँ तक का एंगल π - थीटा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कहाँ चले जाएंगे आप, अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में एंगल कितना होता है आपको पता है, नेगेटिव होता है। अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। जब आपने इस डायरेक्शन में π - थीटा मापा है तो इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, माइनस इंटू π - थीटा हो जाएगा। और आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कितना है, थीटा है, तो जब अपोजिट डायरेक्शन चलोगे तो इसमें कितना हो जाएगा, माइनस का थीटा हो जाएगा। तो ध्यान रखना चारों क्वाड्रेंट में मान कितने होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट मान होगा थीटा, सेकंड में होगा π - थीटा, थर्ड में होगा -π - थीटा होगा, और फोर्थ में होगा माइनस का थीटा। ठीक है भाई, क्यों भाई इनमें इनका मान नेगेटिव, इसमें थीटा, इसमें माइनस थीटा क्यों है, क्योंकि इसमें तो आप एंगल का मापन कर रहे हो तो धनात्मक दिशा में, जबकि इसमें आप एंगल का मापन किस में कर रहे हो, ऋणात्मक दिशा में। और आपको पता है ऋणात्मक दिशा में एंगल का मान कितना होता है, नेगेटिव, और धनात्मक दिशा में एंगल का मान होता है पॉजिटिव। अब इस एंगल में आप इस डायरेक्शन में माप रहे हैं तो ये तो हो गया π - थीटा, तो इस एंगल में कितना हो जाएगा, ये -π - थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम चतुर्थांश में आर्गुमेंट होगा आपका थीटा। द्वितीय चतुर्थांश में देखो क्या आएगा, द्वितीय चतुर्थांश, इसमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू आएगी आपकी कितनी, π - थीटा। ठीक भाई, क्या आएगी, π - थीटा आएगी। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी tan इनवर्स -y/x। ठीक है भाई, tan इनवर्स -y/x, आपको पता है tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, π - tan इनवर्स y/x होता है। ठीक है भाई, tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, π - tan इनवर्स, और π - tan इनवर्स थीटा। ठीक है भाई, तो ये क्या आ जाएगा, इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके पश्चात देखो आपका तृतीय चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में आपका हो जाएगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा आपका पाई माइनस पाई माइनस थीटा। ठीक भाई, माइनस इंटू पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो ये आपका तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। चतुर्थ जो आपका चतुर्थांश है उसके अंदर प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना होगा, उसके अंदर प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा आपके पास कितना,
माइनस थीटा। ठीक है भाई, कितना होगा आपके पास क्या प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मान माइनस का थीटा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, फर्स्ट में थीटा तो 4 में माइनस थीटा, सेकंड में पाई माइनस थीटा तो इसमें हो जाएगा माइनस पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, मुख्य पूर्णांक होगा। और आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट होता हुआ। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से किया जाता है।